अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आज के क्वेश्चन में हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या चीज़ है वो? अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। लाजमी नहीं है कि कंसाइनी एक टाइम पीरियड में सारी की सारी चीज़ें बेच ले। अगर कुछ चीज़ें अनसोल्ड बच जाती हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री तो हमने पास की हुई है, अनसोल्ड स्टॉक की जनरल एंट्री तो हमने पास की हुई है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन करनी है कि वो कितना स्टॉक बच गया। अगर हमने उसको 50,000 की गुड्स भेजी हैं और उसमें से उसने कुछ गुड्स बेच दी हैं और बाकी जो गुड्स बच गई हैं उनकी कीमत कितनी है, उनकी जितनी कीमत होगी हमने उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अनसोल्ड स्टॉक की अनसोल्ड स्टॉक की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला जरा देखें, ध्यान से समझें, इसको नोट करें इधर तक। अनसोल्ड स्टॉक हम लोग इसलिए वर्किंग नोट एक लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। उसमें हम लोग लिखेंगे W1, मतलब वर्किंग नंबर 1। इसमें हम लोग क्या चीज सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन, उसका क्या तरीका होता है? उसके लिए तरीका ये होता है कि जितनी चीजें बच गई, जितने यूनिट्स बच गए, पहले तो आपने उनकी कॉस्ट लिखनी है। तो उसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स। अब यूनिट्स की जगह पे आप लोग उस चीज का नाम लिखेंगे जो चीज भिजवाई गई है, जो चीजें बेचने के लिए दी गई हैं। कल हमने जो सवाल हल किया था इधर, उसमें क्या चीजें भिजवाई? रेफ्रिजरेटर कितने? 10। तो जब अगर फर्ज करो उसमें से वो 8 बेच देता है तो बाकी कितने बचे? 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड रेफ्रिजरेटर्स। यूनिट्स की जगह पे क्या आ जाएगा? रेफ्रिजरेटर। अगर वो कंप्यूटर भेजता है बेचने के लिए तो 50 कंप्यूटर भेजे, उसमें से 40 बिक गए, बाकी कितने रह गए? 10। तो हम लोग यहाँ पर वो जो 10 बच गए हैं उनकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड कंप्यूटर्स। तो यूनिट्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। उस चीज का नाम लिखेंगे जो चीज सेल करने के लिए बेची गई। क्लियर होगी बात? जी। वो कैसे आएगी, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। किस तरह है? नंबर ऑफ यूनिट्स से क्या होना है? नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि जितने रेफ्रिजरेटर बच गए, कितने भेजे थे? 8 बचे थे, 10 भेजे थे। 8 बेचे थे, 2 बचे थे और 8 बेचे हमने। कंसाइनी को कितने भेजे थे? 10 भेजे थे। 10 भेजे थे। उसमें से बिक कितने गए? 8। तो बाकी कितने बचे? 2। ये जो बाकी 2 बच गए हैं वो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स की अनसोल्ड यूनिट्स कितने बच गए? 2। यहाँ पर क्या आएगा? मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट से क्या होगा? उसकी एक रेफ्रिजरेटर की एक कीमत, रेफ्रिजरेटर की कितनी कॉस्ट? 10,000। अगर वो 10,000 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 2 कितना हो गया? 20,000। मतलब कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट निकल आई, यानी कि अनसोल्ड यूनिट कितने थे? 2। उनकी कॉस्ट कितनी बनी? 20,000। तो यहाँ पर ठीक है। फिर इस तरह उसके अंदर एक चीज हमें ऐड करनी है, ऐड करना है उसमें प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट में पेंसिल मत लो, पहले बात को समझो। कॉस्ट निकाल ली हमने। कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग एक चीज उस कॉस्ट में ऐड करेंगे। वो क्या चीज होगी? इधर आप लिखेंगे ऐड प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी, प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये प्रोपोर्शन मतलब तनासब कैसे
कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपने यूज करना है ये फॉर्मूला लगेंगे। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, वो टोटल जमा कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टोटल यूनिट्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। जितने टोटल यूनिट्स कंसाइनमेंट में भेजे गए थे, अभी जो हम मिसाल ले रहे हैं उसमें कितने यूनिट भेजे गए? 10। यहाँ पर कितना आएगा? 10, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड यूनिट्स। अनसोल्ड यूनिट्स कौन से होंगे? वो जो उनसे बच गए थे। जो बच गए। कितने बच गए? 2। यहाँ पर आएगा 10 रेफ्रिजरेटर टोटल जितने भी आएंगे, 10 यहाँ पर आएगा 2 रेफ्रिजरेटर जो बच गए थे। बच गए। और डिवाइड इसको करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कंसाइनर के जितने भी खर्चे हो, कंसाइनर जितने भी खर्चे हो वो सारे क्या हैं? डायरेक्ट। कंसाइनी के खर्चे जो है कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। मसला यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं और कौन से डायरेक्ट नहीं हैं। हमने क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन से लेने हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से बाद में नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इधर लिखो। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कंसाइनर्स और एक्सपेंसेस, कंसाइनर के तमाम एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। जितने कंसाइनर के एक्सपेंस दिए वो सारे डायरेक्ट। कंसाइनी के लेकिन कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। अब कंसाइनी के कौन से डायरेक्ट हैं? हमने तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कहा। कंसाइनी के वो एक्सपेंसेस, ये देखो मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। ये कंसाइनर है, ये वो गुड्स है कंसाइनर, ठीक है। ये वो गुड्स भेज रहे हैं कंसाइनी। ये जो कंसाइनर है ना, इसका ये एरिया, ये इसका कह लो तो बॉर्डर है, ठीक है, शहर का बॉर्डर। और यहाँ से आगे कंसाइनी का इलाका शुरू हो गया। ये यहाँ पर कंसाइनमेंट पहुँचेगी, यहाँ पर ये कंसाइनमेंट पहुँचेगी, गुड्स यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ से इनको आगे रिसीव कौन करेगा? कंसाइनी। ये बंदा इसको रिसीव करेगा। इसने रिसीव कर लिया, ये गुड्स को कहाँ लेके जाएगा? स्टोर में, गोदाम में, ठीक है। गोदाम में ले जाके ये गुड्स यहाँ पर, ये गुड्स यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ से आगे वो गुड्स उठा के सेल अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे, ऐसे ही। जी। अब यहाँ से कंसाइनी ने गुड्स वसूल की और उनको लेके गया स्टोर में। ये स्टोर की हद है, ये स्टोर की लिमिट है। यहाँ पे उसका दरवाजा से, ठीक है। इस दरवाजे से पहले जितने खर्चे होंगे कंसाइनी के, वो सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं कंसाइनी के, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं? जब एक दफा गुड्स पहुंच गई स्टोर में, तो स्टोर का जितना भी खर्चा है, स्टोर का किराया, गोडाउन रेंट, गोडाउन की जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वहाँ पर जो उन्होंने स्टोर कीपर रखा हुआ है उसकी तनख्वाह, फिर आगे सेल के एक्सपेंसेस, ये इस लिमिट से आगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ही चीजें होती है ना। इस लिमिट से गोदाम से पहले खर्चे डायरेक्ट, और गोदाम वाले खर्चे और गोदाम के बाद वाले खर्चे इनडायरेक्ट। हमने कौन से लेने? हमने इस फॉर्मूले में कौन से लेने हैं? डायरेक्ट। जब आपके कंसाइनी के एक्सपेंसेस बताए जाएंगे ना, अगर
जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें तो बताया ही कि ये खर्चा जो कंसाइनी का एक्सपेंस है, तो ये गोदाम वाला है, ये गोदाम से पहले वाला है, या सेल वाला है, कौन सा है, हमें तो बताया ही नहीं। अगर सवाल में इस तरह खाली लिखा हुआ है कंसाइनीज एक्सपेंसेस, और ये नहीं पता कि गोदाम से पहले क्या है या गोदाम के बाद वाला, यानी कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो फिर वो सारे कौन से समझे जाएंगे, इनडायरेक्ट। फिर उनको हम क्या कहेंगे कि ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट। वो सारे ही हम छोड़ देंगे, उनको हम इस फॉर्मूले में नहीं लेके आएंगे। समझ आ गई बात? लेकिन अगर कंसाइनी के एक्सपेंसेस अलग-अलग करके बताए, एक एक एक्सपेंस का नाम बताया हो कि ये जो 2000 रुपये है ये कंसाइनी ने कैरेज का दिया है किराया, यानी कि कुछ चीज़ कैरेज उसको कहते हैं, उस व्हीकल को कहते हैं जो यहाँ से गुड्स यहाँ तक लेके है, ठीक है। या इसका वो कह देता है कि कोई रास्ते में टूल टैक्स के एक्सपेंसेस पड़ गए, वो हमें समझ आएगी अगर एक्सपेंसेस के नाम लिखें कि ये ट्रांसपोर्ट का किराया है, ये कैरेज है, ये टूल प्लाजा का किराया खर्चा है, और या फिर आगे ये भी लिखो ये गोदाम की सैलरीज हैं, गोदाम में जो स्टोर कीपर रखा हुआ है उसकी सैलरीज हैं, गोदाम का किराया है, और आगे ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। यानी कि हर एक्सपेंस का अगर अलग अलग नाम बताया हो तो फिर आपको फौरन आपको फिर गौर करना पड़ेगा कि भाई इसमें से कुछ डायरेक्ट हो सकते हैं और कुछ इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इकट्ठे ही बताए हुए हैं कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ये बताया ही नहीं कि किराया है, सैलरी है, सेलिंग है, कौन सा एक्सपेंस है, ये बताया ही नहीं हुआ, तो फिर सारे क्या समझेंगे कि सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं, उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम इस फॉर्मूले में नहीं लेंगे। उनकी जर्नल एंट्री तो होगी कंसाइनी के एक्सपेंसेस की, जर्नल एंट्री करेंगे, उसको आगे जहाँ पे भी वो जर्नल एंट्री ट्रांसफर होनी है करेंगे, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। समझ आ गई बात? फार्मूले में सिर्फ हमें कौन से एक्सपेंसेस चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, ये कंसाइनर से लेके स्टोर पर कंसाइनी के स्टोर, इधर कंसाइनर के एक्सपेंसेस और इधर कंसाइनी के एक्सपेंसेस, लेकिन स्टोर से पहले के जितने खर्चे हैं वो सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा जनरल ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तकसीम है ये सिर्फ इस फार्मूले के लिए, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन जो पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज में दो जर्नल एंट्रीज आती हैं, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस सारे आएंगे उसमें, कंसाइनीज एक्सपेंसेस सारे आएंगे उसमें, वो दो एंट्रीज उधर की उधर है, वो ठीक है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई तकसीम नहीं है, उसमें हमने डिवीजन नहीं करनी। समझ आ गई बात? वहाँ पर एक एंट्री कंसाइनर की जैसे पास करते थे वैसी की वैसी होगी, और जो कंसाइनी की एंट्री एक पास करते हैं वो वैसी की वैसी होगी, सारे एक्सपेंसेस उसमें जाएंगे, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फॉर्मूले की बात आएगी तो सिर्फ डायरेक्ट वाले लेंगे, इनडायरेक्ट वाले छोड़ देंगे। क्लियर हो बात? यहाँ तक हो गया मसला? जी सर। अब इसको मैं करता हूँ यस। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की समझ आ गई है, अब हम लोग देखते हैं कि ये आपको याद भी हुए नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें आप मुझे बताएंगे कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। जब हम वहाँ तक बात पहुँचेंगे तो जी हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम कितना लगेगा आपके पास? 15 मिनट। 15 मिनट, ओके हो जाएगा। 15 मिनट का ही क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी नंबर 3, इमरान कंसाइंड 500 सिम्स टू रमीज कॉस्टिंग ₹40 ईच। किसने भेजी है सिम? इमरान ने किसको भेजी? रमीज को। कितनी सिम है? 500 सिम्स। एक सिम की कीमत कितनी है? 40 रुपये। मेरे पास नहीं बुक है, इसमें 40 रुपये, ठीक है। ये एंट्री, यहाँ पर एंट्री कौन सी होनी है? जनरल एंट्री कौन सी होनी? गुड सेंट वाली। अब वो डेबिट क्या क्रेडिट क्या वो बात की बात है, मतलब ये बताओ जी एंट्री कहाँ पे कौन सी होनी है? यहाँ पे सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाली एंट्री होगी। आगे बढ़े, भेज दी सिम्स एंड पेड ₹500 एज फ्रेट, फ्रेट किराए को कहते हैं, और 500 रुपया उसका किराया दिया। किसने दिया? नाम क्या उसका? इमरान कंसाइनर है, ये उसका खर्चा। एक्सपेंसेस वाली एंट्री सेम, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद क्या हुआ?
रमीज सोल्ड, रमीज ने बेच दी 350 सिम्स। कितनी बेची? 350 सिम्स बेची। आई कितनी थी इसके? 500। इसका मतलब है कि आज के सवाल में कुछ ना कुछ सिम्स बाकी बच गई हैं, लिहाजा हमें अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या लिखा हुआ था कि कंसाइनी ने सारी चीज़ें बेच दी, तो इसलिए उन क्वेश्चंस में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा था। लेकिन आज के क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि सिम्स आई कितनी थी कंसाइनी के पास? 500, लेकिन सेल कितनी हो रही है? 350। बाकी कितनी बची? 150 सिम्स बाकी बची, उसकी हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिए। 360 सिम्स बेच दी, किस हिसाब से? 60 एट रुपीज 60 ईच, 60 रुपए के हिसाब से उसने बेच दी। ठीक है, यहाँ पर एंट्री कौन सी? सेल्स वाली। सेल्स वाली एंट्री। उसके बाद क्या होगा? रिलीज कमीशन इज 5% ऑन सेल, कौन सी एंट्री होगी? कमीशन वाली। करेंगे। बनाना क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इमरान। इमरान का जर्नल बनाओ और उसमें से एक अकाउंट सिर्फ बनाना है। कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट, बस एक अकाउंट। लेकिन हम क्या बनाएंगे? तीनों अकाउंट। हम बनाएंगे तीनों अकाउंट, बल्कि चारों अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट हम सारे नहीं बनाते, अकाउंट हम सिर्फ बनाएंगे जो उसने कहा, लेकिन जर्नल हम लोग सारे दोनों बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जर्नल आ गया तो बाकी तो जितने मर्जी अकाउंट आप बनाएंगे वो बनाना मुश्किल नहीं है, पोस्टिंग ही करनी है, उसको बैलेंस शीट निकालना है, तो उसका मसला नहीं है। तो हम लोग जर्नल पे फोकस करेंगे, अकाउंट वही बनाएंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ से हम एक लाइन करते हैं, इधर कौन सा जर्नल बनाएंगे? कौन सा? इमरान जर्नल। दूसरा है रमीज जर्नल। ओके, अब पहली ट्रांजैक्शन में क्या होगा? क्या लिखा होगा? इमरान कंसाइंड गुड्स 500 सिम्स। किसको? रमीज को। रमीज कितने की एक है? 40 रुपए की है। ये जब गुड्स भेजेगा, ये सिम्स भेजेगा, तो एंट्री क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट गुड्स सेंड कंसाइनमेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिख लीजिएगा नीचे जी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। 500 सिम्स है मल्टीप्लाइड बाय 40 ईच, कितने की होगी? 20,000। 20,000 और यहाँ पर भी 20,000। ये इसने रिसीव की है, वो ये कोई एंट्री नहीं करेगा। एक ट्रांजैक्शन होगी जी। अगली ट्रांजैक्शन देखिए, एंड पेड 500 एंड पेड 500 एज फ्रेट। तो ये फ्रेट किसने पे की? इमरान ने जी। तो एंट्री कौन सी होगी? रेंट की एक्सपेंस कोई भी आ जाए, चाहे कंसाइनर को या कंसाइनी को, डेबिट क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा? अगर तो इसका अपना खर्चा है तो कैश क्रेडिट, अगर वो खर्चा कंसाइनी ने किया होगा यहाँ पर कंसाइनी क्रेडिट जी। कितना? 500 डेबिट, 500 ही क्रेडिट। इसका अभी कोई ताल्लुक नहीं है, इसने तो कुछ नहीं किया जी सर। तीसरी ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या होगा? रमीज सोल्ड 350 सिम्स एट रुपीज 60 ईच। रमीज ने इसने 60 रुपए के हिसाब से 350 सिम्स सेल आउट कर दी। इसने सेल की जी सर। ये एंट्री करेगा, सेल करेगा या एंट्री करेगा? सेल की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन वो कैश किसको देना है? इमरान अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितनी सिम है बची? 356 मल्टीप्लाइड बाय 60 ईच, मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 21,000 रुपए डेबिट और 21,000 रुपए क्रेडिट। इसको जब पता चला ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नहीं, यहाँ पे आएगा रमीज अकाउंट रमीज अकाउंट डेबिट। ये रमीज को अपना बनाएगा डेटर कि मैंने रमीज से पैसे लेने हैं,
कंसाइनमेंट कैश अकाउंट क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट जी और सेल हुई है, सेल्स की इनकम है, इनकम और एक्सपेंस हम नाम नहीं लिखते, कंसाइनमेंट एक्सपेंस की लिखते जगह पे कंसाइनमेंट डेबिट होता है और इनकम की जगह पे कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है, ठीक है। और ये आ गया 21,000 एंड 21,000 सेल हो गई। Yes, sir. इसके लिए ट्रांजैक्शन बने, रमेश कमीशन इज 5% ऑन सेल रमीज का कमीशन है, इसने कमीशन कैलकुलेट लेना है, इसने पैसे लेने हैं जी सर उससे, तो एंट्री क्या करेगा, इमरान को बनाएगा डेबिट, इमरान अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेगा, कमीशन अकाउंट कमीशन अकाउंट क्रेडिट। यस 5% कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंट है, 5% किसका 5% लेंगे, जो सेल हुई है कमीशन हमेशा सेल्स पे मिलता है, सेल तो सेल्स कितनी है 21,000 तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 1050 3000 1050 1050 1050 1050 जी 1050। अब ये क्या करेंगे, नाम आया इसके इधर, यस ठीक है, इधर भी एक नाम आना चाहिए। यहाँ पे रमेश अब आएगा इसने रमीज को पैसे देने, क्रेडिट में आएगा क्रेडिटर बन गया, किस चीज के देने हैं, कमीशन कमीशन एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते होते, Consignment हम Consignment कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और रमेश अकाउंट और रमीज अकाउंट क्रेडिट, रमीज अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट है इसकी 1050 1050 ये भी हुई। नेक्स्ट खत्म हो गई ट्रांजैक्शन, Yes, जी सर ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई। अब उसने कहा है कि कंसाइनर का अकाउंट बनाओ इसमें से, और सॉरी कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, अच्छा कंसाइनमेंट अकाउंट बाद में बनाएंगे, मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि एक एंट्री है जो आपको कभी भी बुक में पहले नहीं पास करनी है, लेकिन आप लोग पास करते हैं, अनसोल्ड स्टॉक और गुड सेट ऑफ कंसाइनमेंट वाला गुड साइन कंसाइनमेंट वाली इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे इसको डेबिट कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग वैल्यू वही है, यस सर 20,000 डेबिट 20,000 इन क्रेडिट, ये क्लोजिंग की एंट्री होगी, यस सर इसका क्लोजिंग के साथ ताल्लुक है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं जी और वहां से प्रॉफिट निकलेगा या लॉस तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर करनी है, कंसाइनमेंट के प्रॉफिट या लॉस, तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस कॉलम सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनसोल्ड अभी क्योंकि अभी अनसोल्ड स्टॉक रहता है, है उसकी कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा तो प्रॉफिट्स या लॉस निकल सकता है, उसके बगैर प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल सकता। चलिए इधर करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जगह कम पड़ेगी, ये मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ जी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड सिम्स, यहाँ पर यूनिट्स नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पर सेम अनसोल्ड सिम्स, एस आई एम ई एस है ऐसे जो भी। अच्छा ये अब फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो बचे हैं, कितने बच गए थे, कितनी सिम्स बच गई, 150 150 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 40 40 के 60 थी, 40 सर 40 उस जो कंसाइनर भेजी वो 40 थी और उसने सेल जब सेल की तो 60 अब यहाँ पर कौन सी करनी, पर यूनिट कॉस्ट पर जो unit कंसाइनर cost। से कंसाइनर ने ग्राहक की है। तरफ से जमा की। ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखी हुई है, पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट 40 है 40 है, कॉस्ट 40 है, सेल प्राइस 60 है, फार्मूले में कॉस्ट लिखा हुआ है तो कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, वो कितनी थी 40 रुपीस 60,000 6000 6000, यहाँ पर आ गया 6000, यानी कि 6000 रुपए कुल सिम्स की 6000 रुपए कॉस्ट Yes, जो बच गई है। अब इसमें एक चीज ऐड करनी है, ऐड प्रोपोर्शन ऑफ डी क्या मतलब, डायरेक्ट Direct expenses।
फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सिम्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितनी टोटल सिमें बेची गई थी मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड सिम्स, यानी कि जितनी बाकी बच गई है जी, कितनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कौन सी कंसाइनर की तो सारी डायरेक्ट जी सर कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने थे 500 प्लस कंसाइनी के वो एक्सपेंसेस जो गोदाम से पहले हुए, नहीं कंसाइनी तो खर्चा क्यों नहीं है, तो इसकी जगह इसका मतलब है कि इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, सिर्फ 500 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स टोटल कितनी 500 वैक्सीन भेजी 500 मल्टीप्लाइड, बाकी कितनी बच गई 150 150, ये आंसर कितना है 150 आ गया, 150 आ गया, जी सर। 500 से 500 कैंसिल हो तो 150 बचा, तो 150 के ऊपर जमा कर दो 6000, तो 6150, ये वैल्यू है अनसोल्ड सिम्स की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसकी एंट्री पास करो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या थी, अनसोल्ड स्टॉक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी कितनी वैल्यू है 6150 6150, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। आज एक आपको अभी इसी वीडियो में चले रिकॉर्ड भी कर लेंगे, एक आपको आज ऐसा एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपको एंट्री इस तरह याद हो जाएगी, भूलेंगे नहीं, फॉर्मूला है कैसे, लेकिन वो बताऊंगा अभी लेक्चर के एंड में। ये बनाया हमने अकाउंट, यानी अगर नोट का तो पहले समझो, यहाँ पर आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट, जी पहली जगह में एंट्री का कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे अमाउंट वैल्यू कितनी है 20000, जी डेबिट साइड पे आ गई बस गुड्स एंड कंसाइनमेंट गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट, दूसरी एंट्री में 500 डेबिट हो रहा है, कैश रेफरेंस कैश अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो कि तीसरे में भी डेबिट हो कंसाइनमेंट एक्सपेंस, क्रेडिट है थर्ड एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट 21000, रेफरेंस मीर रमीज अकाउंट, सेल्स ये किस चीज के पैसे हैं, सेल्स। सेल्स फोर्थ एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है डेबिट हो 1050, रमीज रमीज कमीशन क्या अकाउंट, ब्रैकेट में बता दें कि कमीशन की है कमीशन, अगर सजी छोटी नेक्स्ट गुड्स एंड कंसाइनमेंट फिफ्थ एंट्री में स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में आ वेल्यू रहा कंसाइनमेंट, है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये है, जी सर ये क्रेडिट हो क्रेडिट हो रहा है, तो 6150 क्रेडिट साइड पे आ गया, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट रेफरेंस आ गया स्टॉक ऑन ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट, क्रेडिट साइड ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बाय या लॉस, जी प्रॉफिट हो गया लॉस हो, कौन सी साइड से आता है, क्रेडिट वाली क्रेडिट वाली क्रेडिट वाली आ रही 21,627,150, 27150 और डेबिट आ रही है 21550 ये 21,550, ये कम, ये कम ये एक्सपेंसेस वाली साइड है, ये कम है, ये कम और ये इनकम वाली साइड है, ये ज़्यादा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये टोटल कर आपको 27,550, 27150 इससे माइनस करें 21,550, 5600 5,600, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये प्रॉफिट ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, अब इसकी एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कौन सी साइड पे डेबिट है, क्रेडिट होगा। डेबिट साइड पे डेबिट तो इसको जब वापस आएंगे जर्नल में तो क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट तो डेबिट Consignment account। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट अकाउंट जी ठीक है वैल्यू कितनी है 6000 5600 600 5000 600 इसमें को पार्टिसिपेट जी। अच्छा मैंने कहा फार्मूला बताता हूँ एंट्रीज याद कैसे होती। आपको ये चीज़ें याद है ये चीज़ें अगर याद है जी यानी कि हमने इसको इधर आपके 4-5 चीज़ें आती हैं उनको याद करो और इधर 2 चीज़ें आती हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को याद रखो वहाँ से आपकी सारी जनरल एंट्रीज याद हो जाएंगी मतलब मोस्टली मोस्टली इसलिए कंसाइनर वाली जनरल एंट्रीज याद हो जाएंगी ये वाली तो आपको फिर भी याद करनी पड़ेगी ये वाली याद हो जाएगी कैसे देखिए आपको ये तो करिए इधर क्या क्या चीज़ें आएंगी कैश अकाउंट अच्छा इधर रुपीज 2 दफा जी एक आज मिसिंग है कौन से वाला वो कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस भी ना है नहीं इस क्वेश्चन में नहीं है अगर कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस भी आते हैं वो भी यहाँ पर होता है जी यहीं पर होता है रुपीज ठीक है तो रट्टा कैसे मारना है डेबिट साइड पे क्या है गुड सेलर कंसाइनमेंट कैश कैश अकाउंट रमीज अकाउंट रीज अकाउंट ये रमीज प्रॉफिट पांच जी क्रेडिट साइड पे 2 ही होते हैं रुपीज रमीज और स्टॉक और कंसाइनमेंट रमीज और ये 2 ही आगे जब जाके लॉस आएगा मार्जिनल लॉस वो एक चीज आएगी बस और कुछ नहीं आपको मेन कितने कितने अकाउंट्स याद करने हैं 7 डेबिट साइड पे क्या क्या है डेबिट साइड पे गुड सेटल कंसाइनमेंट कैश कैश अकाउंट अकाउंट ठीक है जी क्रेडिट साइड पे रमीज अकाउंट सेल्स वाले स्टॉक और कंसाइनमेंट 7 वाले जी 7 एंट्रीज हमें याद है कैसे ये जितनी भी चीजें इधर डेबिट अकाउंट में है डेबिट साइड में है ये सारी जनरल एंट्री में क्रेडिट होती है जनरल एंट्री में देखिए क्रेडिट मैं आपसे पूछता हूँ कि गुड सेंट और कंसाइनमेंट की एंट्री सुनाई वो आपको याद अच्छी को डेबिट साइड तो डेबिट साइड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट साइड इसका मतलब है कि एंट्री में वो लिखा है क्रेडिट ठीक है जी सर मैं आपसे अच्छा वो क्रेडिट होना है एंट्री में क्रेडिट होना है जी ये सारे अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं चेक करो ये कैश की एंट्री में क्रेडिट 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 हो ये क्रेडिट ये रमीज अकाउंट 10 और 50 वाला ये भी क्रेडिट होगा क्रेडिट हो क्रेडिट इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लें 5600 रुपए ये भी क्रेडिट होगा क्रेडिट हो जी क्रेडिट ठीक है अच्छा मैं इधर भी स्टार्ट करूं एक हमने ये एंट्री देखी है एक हमने ये एंट्री देखी है एक ये वाली एक ये वाली कितने स्टार हो 1 2 3 4 5 कितने कितने 1 2 3 4 देखो एक मोर देखो ये वाला इधर 5 हो अच्छा एक और 10 पॉइंट हो कौन से वाला 1 2 3 4 5 ठीक है शादी में एक रमीज हो ये वाली जो है ये वाली है जी ये वाली है ये वाली क्रेडिट साइड क्योंकि यहाँ पर रमीज डेबिट है यहाँ पर देखो गुड सेंट डेबिट साइड में कंसाइनमेंट डेबिट उधर क्या है क्रेडिट क्रेडिट ये यहाँ पर क्रेडिट क्रेडिट कैश अकाउंट भी है इधर जी ये भी क्रेडिट 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 ये वाला रमीज 1050 वाला क्रेडिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है सारे क्रेडिट हैं जी सर अच्छा अब इन चारों का डेबिट चेक करें तो ये होगा जी कंसाइनमेंट इन चारों का डेबिट ये होगा ये देखिए कंसाइनमेंट ये देखिए कंसाइनमेंट जी ठीक है यस सर आपको अगर ये चार चीजें याद है कि डेबिट साइड क्या है गुड सेंट कंसाइनमेंट कैश अकाउंट रिलीज अकाउंट और इसका मतलब है ये जब भी गुड सेंट की एंट्री आएगी कंसाइनमेंट में इसके ये सारों में क्रेडिट होना है और इसकी जगह पे डेबिट क्या होना है कंसाइनमेंट अकाउंट तो मैं आपसे पूछता हूँ गुड सेंट की एंट्री सुना तो आपको सेंट में चाहिए डेबिट साइड क्या है तो ये क्रेडिट होगा और इसका डेबिट क्या बनेगा कंसाइनमेंट तो आप क्या सकते हैं कंसाइनमेंट टू गुड सेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कंसाइनर के एक्सपेंसेस क्या हैं तो
ये कैश है, अकाउंट इंस्टॉलमेंट कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट और कैश कंसाइनमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कमीशन वाली एंट्रीज में ये डेबिट साइड है, इसलिए क्रेडिट होना है, तो डेबिट क्या होना है? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट और लीज अकाउंट प्रॉफिट की एंट्री बताएं, कंसाइनमेंट डेबिट और प्रॉफिट प्रॉफिट डेबिट। अच्छा ये जो एंट्रीज हैं तो ये उलट है, ये दोनों क्रेडिट साइड के हैं, ये डेबिट डेबिट और और साइड। मैं आपसे कहता हूँ सेल्स की एंट्री सुनो, तो आपको याद आ गया कि ये क्रेडिट साइड है, तो इसमें क्या होना है? डेबिट हो। तो क्या होगा? लीज डेबिट कंसाइनमेंट डेबिट, ये जी लीज वहां पर क्रेडिट साइड है, एंट्री की क्या होगा? डेबिट, ठीक है। स्टॉक वाली एंट्री सुनो, ये यहाँ पर क्रेडिट साइड के है, द डेबिट तो स्टॉक वाली एंट्री क्या हो गई? ये स्टॉक एंड कंसाइनमेंट डेबिट डेबिट हो गया, और क्रेडिट कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब इन सारों का देखिए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट किसका डेबिट है, किसी का क्रेडिट है, इन दोनों का कंसाइनमेंट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट है, डेबिट इन दोनों का कंसाइनमेंट डेबिट है, और ये सॉरी क्रेडिट है, ये दोनों का डेबिट, ये दोनों अकाउंट डेबिट है और इनका क्रेडिट क्या है? क्रेडिट। ये चारों अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट क्रेडिट है है और इन चारों क्रेडिट है। कंसाइनमेंट अकाउंट इस तरह आप इन एंट्रीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। जी फॉरेन से एंट्री लॉजिक ना भी आता हो तो एंट्री आपको आती है, जी सर ठीक है। बेहतर तो ये है कि आपको लॉजिक के साथ एंट्रीज जो मैं पहले लेक्चर में आपको सुने उसके हिसाब से आप लॉजिक से उनके गलत जो हैं उसके हिसाब से एंट्री याद होती है, ठीक है। नहीं होती तो कम से कम इस तरह एंट्री आपको जरूर याद होनी चाहिए कि मैंने क्या क्लियर हो गया? जी सर चलिए थैंक यू।